नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में कि एक्यूप्रेशर का इतिहास बताएं। देखिए, जो आपका 50 जो 4 सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एक्यूप्रेशर का इतिहास या फिर एक्यूपंक्चर का, इन दो में से एक 100% आएगा, क्योंकि हर बार आया है, आज तक आया 2017 से अभी तक। क्वेश्चन में एक्यूप्रेशर के इतिहास में जब देखो किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी या किसी भी विषय का जब हम इतिहास बताते हैं ना, तो मान लो जैसे मैं भारत देश का मान लो, क्या मैं तो हुई, हम जो भारत देश के निवासी हैं सबसे पहले क्या बता देंगे कि फलानी चीज पे हमारा अधिकार है। यानी एक्यूप्रेशर जो है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्यूप्रेशर भारत की ही देन है, भारत की चिकित्सा पद्धति है। सबसे पहले तो बता दो, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है ये। कोई भी चिकित्सा पद्धति का जिक्र आए, सबसे पहले कह दो कि हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है, एक्यूप्रेशर भारत की चिकित्सा पद्धति है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर ये है, कुछ चीजें ओरिजिनल भी होनी चाहिए। हर चीज, जैसे पिरामिड चिकित्सा आ जाए तो मत बोल देना कि हमारे भारत की, वो नहीं है। कुछ चीजें एग्जैक्ट भी होती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट बात क्या आती है कि आयुर्वेद ने बताया है कि आयुर्वेद में 33 मरम बिंदुओं का जिक्र आया है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसमें 33 मरम बिंदुओं के बारे में बताया है। ये मरम बिंदु क्या होते हैं? आयुर्वेद कहता है कि कुछ जब हमारे शरीर में रोग होते हैं तो शरीर के कुछ हिस्सों में एक एग्जैक्ट बिंदुओं पे दर्द होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर भारत की देन है, क्योंकि हजारों साल पहले भारत के अंदर मरम बिंदुओं द्वारा इलाज हुआ जाता। महर्षि चरक ने भी इसके बारे में चरक संहिता में लिखा है। ओके, फिर नंबर 3 पे मरम बिंदु हो गए। नंबर 3 पे है, भारतीय परंपरा में जो छेदन भेदन होता था। नंबर 3 पे क्या है? छेदन भेदन। छेदन भेदन में आपने क्या लिख देना है कि भारत में जितने भी बच्चे होते थे छोटे, उनका छेदन, नासिका छेदन छोटी बच्ची का, और सभी का कर्ण छेदन होता था। तो ये छेदन भेदन की परंपरा भारत में वर्षों से चली आ रही है, या कह सकते हैं कि शुरू से ही चली आ रही है। तो ये भी एक एक्यूप्रेशर का ही स्वरूप है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चिकित्सा भारत देश की देन है। अच्छा, फिर ये चीजें होने के बाद जब पॉइंट बढ़ाने होते हैं तो फिर लिख देते हैं शिलालेख। शिलालेख, अब इनमें आप लिख सकते हो कि बहुत से ऐसे हजारों वर्ष पुराने भारत के अंदर शिलालेख मिले हैं जिन पे एक्यूप्रेशर की विधियों द्वारा मनुष्यों और जानवरों का इलाज किया जाता था, जिन पर मतलब इस तरह की चीजें प्रदर्शित की गई है। तो ये शिलालेख के बारे में लिख दो कि हजारों साल पहले शिलालेख मिले हैं जिनमें यह दर्शाया गया है, जिनमें एक्यूप्रेशर के बारे में बताया गया है। ये चीजें सिद्ध करती हैं कि एक्यूप्रेशर भारत की ही देन है। ठीक है, शिलालेख हो गया। फिर अगली बात डाल दो इसके अंदर। अच्छा हाँ, बौद्ध भिक्षु। देखो, चाइना में चल रहा है आजकल ये एक्यूप्रेशर। तो कैसे गया? अगर ये भारत की देन है तो कैसे गया? तो बोलते हैं कि पहले बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से यह चाइना में गया। भारत से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह एक्यूप्रेशर पद्धति चाइना में गई। ठीक है, और वहां के विद्वानों ने इसे अपना लिया और इसे वहां की मुख्य चिकित्सा घोषित कर दिया। ठीक है, फिर नंबर 6 पे आता है जापान में। चाइना में कहां से गया? बौद्ध भिक्षुओं से। जापाना लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मिटा भी सकते हैं, हमारे पास डस्टर मिल गया हमारा बोर्ड ढूंढने के बाद। हाँ, तो बोलते हैं कि जापान में कहां से गया ये? चाइना से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। फिर बौद्ध भिक्षु कहां से ले गए? चाइना से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये जापान में गया, और जापान में इसे कहा गया शियात्सु। शियात्सु,
ये हो गए इसके मुख्य बिंदु शुरू में जो आप लिखोगे, और इन्हीं में आपका लगभग 1 से 1.25 पेज, 1 पेज लगभग भर जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके अलावा मैं एक पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा जिसमें पूरी डिटेल है। लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये समझाने के दृष्टि से आसान पॉइंट है। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट्स आते हैं कि भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, उसमें भी एक्यूप्रेशर का वर्णन है। मान लो अब इसी क्वेश्चन को हमें बड़ा करना है भाई, एक पेज में तो कोई 8 नंबर हमें देगा नहीं, कम से कम 2 पेज तो देने ही पड़ेंगे 8 नंबर के लिए। और जब चीजें पास में होंगी तो लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले पे लिख दो, सबसे ऊपर में आप लिखोगे भारतीय संस्कृति में वर्णन। तो भारतीय संस्कृति में एक्यूप्रेशर का वर्णन, एक्यू लिख दिया मैंने खाली, का वर्णन। तो कैसे है, नंबर 1 पे डाल दो नासिका और कर्ण छेदन। नासिका कर्ण छेदन, वो चीज पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन वो शुरू में तो हमने नॉर्मल वे में बताई। अब बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में भी एक्यूप्रेशर का वर्णन दिया गया है, जिसमें कि हमारी परंपरा रही है कि हजारों शुरू से ही हमारे यहाँ पे बालिकाओं और जो लड़के और लड़कियां दोनों का कर्ण छेदन किया जाता था, और लड़कियां का नासिका छेदन भी किया जाता। इसमें आप कह सकते हो कि पहले के समय में, आजकल तो नहीं, लेकिन पहले के समय में औरतें नहीं, पुरुष भी आभूषण पहनते थे और उनके कानों में भी कुंडल वगैरह लगते थे, इसलिए कर्ण छेदन आवश्यक पद्धति थी, जो कि एक्यूप्रेशर का एक रूप था। ठीक है, नंबर 2 पे आप बता दो आभूषण धारण की परंपरा। आभूषण धारण परंपरा कि भारत में शुरू से ही आभूषण धारण करने की परंपराएं रही हैं। भारत में पहले जो राजा महाराजा होते थे वो सभी आभूषण धारण करते थे। इसके अलावा सामान्य जन भी अपनी क्षमता अनुसार आभूषण धारण करते थे, और आभूषण धारण करने का सबसे मुख्य कारण क्या था कि हमारे शरीर के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंटों को दबाता था। इससे हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर जो भारत की ही देन है। नंबर 3 पे है माथे पर बिंदिया। अब हालांकि चीजें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे जो मेन बातें थी वो तो हम पहले बता ही चुके हैं, लेकिन अब 2 पेज तो भरने ही है, तो 2 पेज भरने के लिए माथे की बिंदिया डाल दो। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो माथे पर बिंदिया लगाती है, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक और जो माथे पर बिंदिया है, इससे भी जो है हमारे शरीर को, जो आज्ञा चक्र पर बिंदिया लगाती है, ये हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। इससे हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर भारत की देन था, ये भी एक एक्यूप्रेशर थेरेपी का ही पार्ट है। चौथे नंबर पे है हाथ में बाजूबंद। हाथ में बाजूबंद, हमारे जो योद्धा होते थे, सैनिक होते थे, वो हाथ में बाजूबंद बांधते थे। यहाँ कलाई से लेकर यहाँ तक का एक बाजूबंद होता था। वो बाजूबंद पहनने के भी अपने बहुत से फायदे थे। माना जाता है कि यहाँ से लेकर, माना नहीं जाता, ये 100% है। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है ना, इसको पोस्टेड ग्लैंड यानी कि अंडकोश ग्रंथि, अगर महिलाओं में प्रजनन संबंधी कोई दिक्कत है, पुरुषों में कोई दिक्कत है, तो ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे जब आप प्रेशर देते हो ना खाली पेट, ये तो इसमें काफी लाभ माना जाता है। ये एक्यूप्रेशर का ही एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब बोलते नहीं पानी भर जाता है नलों में, इस तरह की समस्याओं में ये फायदेमंद होता है। या महिलाओं में श्वेत प्रदर की समस्या होती है, तब भी ये पॉइंट, तब भी बहुत ही फायदेमंद पॉइंट है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है यज्ञोपवीत परंपरा। यज्ञोपवीत होता है जो हम जनेऊ जिसको बोलते हैं, यज्ञोपवीत परंपरा। मेरी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या करूं, जैसी है सो है। यज्ञोपवीत परंपरा यानी कि पहले के समय में केवल ब्राह्मण ही लगभग लोग यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते थे। इसका कारण भी एक्यूप्रेशर है। जब हम सोच जाते तो उसको कान पे लपेट लेते थे, तो उसका भी कारण एक एक्यूप्रेशर ही है। और यज्ञोपवीत धारण करने से हमारे को हृदय संबंधी रोग नहीं होते थे, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए
कह सकते हैं कि ये भी एक एक्यूप्रेशर पद्धति ही थी। और फिर होता है वृद्धों के पैर दबाने की परंपरा। ये हालांकि ये जो पॉइंट है ना, ये किताब में नहीं है, पर हम इसको लिख सकते हैं, वृद्धों के पैर दबाने की परंपरा। पैर दबाना पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई भी बहू आती थी नई, तो घर में जो बुढ़िया होती थी उनके पैर दबाती थी बैठ के। तो एक के दबाती, दो चार और बैठी होती तो उनके भी दबा देती। फिर बाद में एक नई और आ जाती तो पहले उस नई के दबाती, और फिर दो दो चार बैठी थी उनके भी दबा देती थी। तो ऐसी परंपराएं हमारे पे यहाँ पे रही कि वृद्धों के ऐसे पैर दबाना चाहिए। तो इससे भी क्या होता था, उनको रिलैक्स फील होता था, उनके पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते थे और बहुत से रोग अपने आप ही जाने अनजाने में ठीक हो जाते थे। तो ये है एक्यूप्रेशर का इतिहास। अब ध्यान रखना है, ये एक्यूप्रेशर का इतिहास है, एक्यूपंक्चर का नहीं है। दोनों डिफरेंट है और दोनों को याद करना जरूरी है। नेक्स्ट में हम करवाएंगे एक्यूपंक्चर का इतिहास। तो ये आज का लेक्चर था, आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं करता रहूंगा, नहीं तो मैं भी चुपचाप अपनी किताबें पढ़ लूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।